जब दिल्ली पर कूच करने के लिए तैमूर लंग के 90,000 सैनिक समरकंद में जमा हुए तो पूरे शहर में उनके एक जगह जमा होने से धूल ही धूल फैल गई। दिल्ली समरकंद के दक्षिण पूर्व में था। वहां से करीब 1,000 मील दूर दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता शायद दुनिया का सबसे कठिन रास्ता था, जो हिंदुकुश की पहाड़ियों के ऊपर से होकर जाता था, जिसके आसपास वो लोग रहते थे जिनको सिकंदर महान भी झुका पाने में कामयाब नहीं हुए थे। बीच में अनेक नदियां, पथरीले रास्ते और रेगिस्तान थे, जो दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता और दुर्गम बना देते थे। यदि इनको पार कर भी लिया जाए तो तैमूर की सेना का सामना भीमकाय हाथियों से होना था, जिन्हें तैमूर और उसकी सेना ने पहले कभी नहीं देखा था। उनके बारे में उसने कहानियां जरूर सुन रखी थीं कि वो आनन फानन में न सिर्फ घर और पेड़ उखाड़ फेंकते हैं, बल्कि सामने की दीवार को भी रौंदते हुए चले जाते हैं। उनकी सूढ़ों में इतनी ताकत थी कि वो लपेटकर किसी भी सैनिक को नीचे फेंककर अपने पैरों से कुचल सकते थे। उस समय दिल्ली की हालत भी ठीक नहीं थी। वर्ष 1338 में फिरोज शाह तुगलक की मौत के बाद पूरा भारत बंगाल, कश्मीर और दक्कन जैसे इलाकों में बंट चुका था। मशहूर इतिहासकार सर जॉर्ज डनबर अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं, कोट, फिरोज की मौत के 10 सालों के अंदर एक के बाद एक दिल्ली में 5 बादशाहों, उनके पोतों और उनके छोटे बेटे ने राज किया था। दिल्ली की अंदरूनी हालत ये थी कि वो एक तरह से किसी भी बाहरी आक्रांता को हमला करने के लिए न्योता दे रही थी। समरकंद से बाहर निकलने के तुरंत बाद ही चढ़ाई शुरू हो गई थी। तैमूर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने 90,000 सैनिकों के साथ उनकी दोगुनी संख्या में घोड़ों को किस तरह दुनिया की छत के पार ले जाया जाए। कोट, तैमूर की सेना को भांति भांति के इलाकों से होकर गुजरना था जिनके मौसम एक जैसे नहीं थे। तैमूर से कम नेतृत्व क्षमता वाले किसी भी शख्स को बर्बाद करने के लिए इतना काफी था। समरकंद से दिल्ली के बीच बर्फ से ढकी चट्टानें, गर्मी से झुलसा देने वाले रेगिस्तान और बंजर जमीन का बड़ा इलाका था, जहां सैनिकों के खाने के लिए एक दाना तक नहीं उगाया जा सकता था। कोट, तैमूर के सैनिकों की पूरी रसद करीब 1.5 लाख घोड़ों की पीठ पर चल रही थी। इस अभियान के 600 साल बाद आज भी इस इलाके से गुजरने वाले टैक्सी ड्राइवर बर्फीले दर्रों के खराब मौसम की शिकायत किए बिना नहीं रहते। तैमूर के सैनिक यूं तो कई बड़ी लड़ाइयां लड़ चुके थे, लेकिन उन्हें इन परिस्थितियों में आगे बढ़ने का कोई अनुभव नहीं था। रास्ता इतना खतरनाक था कि कई घोड़ों ने वहां फिसलकर अपनी जान दे दी थी। एक समय ऐसा भी आया जब कई लड़ाइयां जीत चुके तैमूर को घोड़े की पीठ से उतरकर एक साधारण सिपाही की तरह पैदल चलना पड़ा। उनका अनुसरण करते हुए उनके सारे सैनिक भी पैदल चलने लगे। अगस्त आते आते तैमूर की सेना काबुल पहुंच चुकी थी। अक्टूबर में तैमूर सतलुज नदी पर जाकर रुका, जहां सारंग खां ने उसका रास्ता रोका, लेकिन तैमूर उन पर जीत हासिल करने में कामयाब रहा। दिल्ली पहुंचने से पहले रास्ते में तैमूर ने करीब 1 लाख हिंदू लोगों को बंदी बना लिया। दिल्ली के पास पहुंचकर लोनी में तैमूर ने अपना शिविर लगाया और यमुना नदी के पास एक टीले पर खड़े होकर हालात का जायजा लिया। हालांकि तब तक आपसी लड़ाई के कारण दिल्ली की ताकत बहुत घट चुकी थी, लेकिन तब भी उसकी चारदीवारी के अंदर 10,000 घुड़सवार, 25 से 40,000 सैनिक और 120 हाथी तैमूर की सेना का सामना करने के लिए तैयार थे। तैमूर और दिल्ली के सैनिकों की पहली झड़प तब हुई जब तैमूर के 700 सैनिकों के अग्रिम दस्ते पर मल्लू खां के सैनिकों ने हमला किया। उस समय दिल्ली पर सुल्तान मोहम्मद शाह राज कर रहे थे, लेकिन वास्तविक प्रशासन मल्लू खां के नियंत्रण में था। तैमूर को डर था कि अगर मल्लू खां के सैनिक उन पर हमला करते हैं
तो उनके साथ चल रहे 1 लाख हिंदू बंदी उनका हौसला बढ़ाएंगे और उनके समर्थन में उठ खड़े होंगे। कोट तैमूर को अपनी सेना के पीछे चल रहे इन बंदियों के विद्रोह का इतना डर था कि उसने उसी जगह पर एक एक बंदी को मारने का आदेश दे दिया। तैमूर के साथ चल रहे धार्मिक मौलानाओं तक की ड्यूटी लगाई गई कि वो इन बंदियों की अपने हाथ से हत्या करें। कोट मानवता के इतिहास में इस तरह की क्रूरता का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। उस समय तैमूर को एक दूसरी चिंता भी सता रही थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा मुल्फिजत तिमूरी में लिखा, कोट, मेरी सबसे बड़ी चिंता थी ताकतवर भारतीय हाथी। हमने समरकंद में उनके बारे में कहानियां सुन रखी थीं और पहली झड़प में हमने उनके कारनामे भी देख लिए थे। उनके चारों तरफ जिरहबख्तर लगा होता था और उनके पीठ पर हौदों में मशाल फेंकने वाले लोग, तीरंदाज और महावत बैठे रहते थे। ऐसी अफवाहें थीं कि हाथी के बाहरी दांतों में जहर लगा हुआ था जिनको वो लोगों के पेट में घुसा देते थे। उनके ऊपर तीरों और बर्छों का कोई असर नहीं होता था। अब जरूरत थी भारतीय हाथियों से निपटने की सटीक योजना की। तैमूर ने अपने सैनिकों को अपने सामने गहरे गड्ढे खोदने का आदेश दिया। उन गड्ढों के आगे बैलों के गलों और पैरों में चमड़े के पट्टे बांधकर खड़ा कर दिया गया। फिर ऊंटों की पीठ पर लकड़ियां और सूखी घास लाद कर उनको भी एक साथ बांध दिया गया। तीर चलाने वालों को आदेश दिए गए कि वो हाथियों के महावतों को अपने तीरों का निशाना बनाएं। 17 दिसंबर 1398 को मल्लू खां और सुल्तान महमूद की सेना तैमूर की सेना से लड़ने दिल्ली गेट से बाहर निकली। उन्होंने हाथियों को बीच में रखा। उन पर हथियारों से लैस सैनिक सवार थे। तैमूर एक ऊंचे टीले पर था जहां से वो लड़ाई का पूरा दृश्य देख सकता था। लड़ाई शुरू होने से कुछ समय पहले तैमूर ने घोड़े से उतरकर जमीन पर सजदा कर जीत की दुआ मांगी। लड़ाई शुरू होते ही तैमूर के तीरंदाजों ने मल्लू खां की सेना के दाहिने हिस्से को अपना निशाना बनाया। मल्लू खां ने इसके जवाब में बाईं तरफ के अपने सैनिकों को तैमूर के दाहिने भाग वाले सैनिकों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन तैमूर के सैनिकों ने मल्लू खां के किनारे चल रहे सैनिकों पर हमला कर उन्हें तहस-नहस करना शुरू कर दिया। तभी तैमूर ने देखा कि एक इलाके में हाथियों के कारण उनके सैनिकों के बीच कुछ कोलाहल है। उसने इसके लिए पहले से ही योजना बना रखी थी। अब उसको अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया था। उसने अपने सैनिकों से कहा कि वो पीठ पर सूखी घास और लकड़ी लादे ऊंटों को आगे करें। जैसे ही हाथी उनके सामने आए, ऊंटों की पीठ पर रखी घास और लकड़ियों में आग लगा दी गई। कोट अचानक पीठ पर जलती आग के साथ ऊंट हाथियों के सामने आ गए। हाथी डरकर अपने ही सैनिकों की तरफ मुड़ गए और उन्होंने अपने ही सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मल्लू खां के सैनिकों के बीच अफरातफरी मच गई। अचानक युद्धस्थल में पेड़ से गिरे नारियलों की तरह भारतीय सैनिकों के सिर दिखाई देने लगे। कोट दाहिने छोर से तैमूर के सिपहसालार पीर मोहम्मद ने उनका पीछा किया और दिल्ली की दीवारों के अंदर उन्हें खदेड़ कर दम लिया। इस बीच तैमूर के 15 वर्षीय पोते खलील ने एक हाथी को उस पर सवार सैनिकों के साथ पकड़ लिया और अपने दादा के सामने ले आया। उसी समय तैमूर लड़ाई का नेतृत्व कुर्रा खां को देकर खुद लड़ाई में कूद पड़ा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, कोट, मैंने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थाम ली। मैं दाएं बाएं तलवार और कुल्हाड़ी चलाता हुआ चल रहा था। मैंने 2 बार हाथियों की सूंड काट डाली और जिसकी भी सूंड काटी वो हाथी घुटने टेक कर एक करवट लेट गया और उसके हौदे पर बैठे सैनिक जमीन पर गिर पड़े। तभी शहर से निकलने वाले बड़ी बड़ी मूंछों वाले हिंदी सिपाहियों ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। कोट मेरे दोनों हाथ इतनी तेजी से वार कर रहे थे कि
खुद मुझे अपनी ताकत और फुर्ती पर ताज्जुब हो रहा था। बड़ी बड़ी मूंछों वाले सिपाही हमारे आगे ढेर होते जा रहे थे और हम धीरे धीरे शहर के दरवाजे के पास पहुंच रहे थे। कोट। इस बीच तैमूर फिर घोड़े पर सवार हो गया। जब वो एक खाली जगह पर पहुंचा तो उसके हाथ से घोड़े की एड़ छूट गई। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, कोट, मैंने हैरान होकर मशाल की रोशनी में अपना हाथ देखा। पता चला कि एड़ के हाथ से फिसलने के कारण मेरा खुद का खून था जिससे मेरा हाथ भीग गया था। मैंने अपने ऊपर नजर डाली तो मेरे सारे कपड़े खून से तरबतर थे। मुझे लगा जैसे किसी खून के तालाब में फेंककर मुझे बाहर निकाला गया है। जब मैंने अपने शरीर को गौर से देखा तो पाया कि मेरी दोनों कलाइयां घायल हो चुकी थीं और मेरे दोनों पैरों पर 5 जगह घाव लगे थे। लेकिन तब तक तैमूर के सैनिक दिल्ली के अंदर दाखिल हो चुके थे। उसके एक दिन बाद तैमूर एक विजेता की तरह दिल्ली के अंदर घुसा। दिल्ली की दीवारों के भीतर एक तंबू गाड़कर आनन फानन में तैमूर का दरबार बनाया गया। उसके सामने से सुल्तान महमूद के दरबार के लोगों और दिल्ली के सभरांत लोगों को गुजारा गया। ये इस बात का प्रतीक था कि दिल्ली पर तैमूर लंग का पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका था। दिल्ली के सुल्तान महमूद और मल्लू खां अपने लोगों को आक्रांता के रहम पर छोड़कर युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। कोट एक एक कर 100 के करीब बचे हुए हाथियों को तैमूर के सामने लाया गया। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर और अपनी सूंड उठाकर दिल्ली के नए मालिक तैमूर को सलामी दी। तैमूर ने तय किया कि वो इन हाथियों को तबरीज, शिराज, अर्जिनजान और शिरवान के राजकुमारों को तोहफे के तौर पर भिजवाएगा। उनके साथ उसने अपने संदेशवाहक भी भेजे ताकि पूरे एशिया में खबर फैल जाए कि दिल्ली पर तैमूर का कब्जा हो गया है। लड़ाई खत्म होने के बाद तैमूर ने उस चीज पर ध्यान लगाया जिसके लिए उसने दिल्ली पर हमला किया था। उसने अंदाजा लगाना शुरू किया कि दिल्ली का खजाना कितना बड़ा है और वो यहां से क्या क्या लूट कर ले जा सकता है। उसके सैनिकों ने घर घर जाकर ये बताना शुरू कर दिया कि उन्हें कितना हर्जाना देना होगा। कुछ सैनिक अपने साथियों के लिए शहर में अनाज की लूटपाट करने लगे। शराफुद्दीन अली याज़दी का मानना है कि उस समय दिल्ली शहर की सीमा के अंदर तैमूर लंग के 15,000 सैनिक पहुंच चुके थे। तभी तैमूर के सैनिकों और दिल्लीवासियों के बीच कुछ कहासुनी हुई। कोट हिंदुओं ने जब देखा कि उनकी महिलाओं की बेइज्जती की जा रही है और उनके धन को लूटा जा रहा है तो उन्होंने दरवाजा बंद कर अपने ही घरों में आग लगा दी। यही नहीं, वो अपनी पत्नियों और बच्चों की हत्या कर तैमूर के सैनिकों पर टूट पड़े। इसके बाद तो दिल्ली में वो नरसंहार देखने में आया कि सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। तैमूर की पूरी सेना दिल्ली में घुस आई। थोड़ी देर में दिल्ली वासियों ने हथियार डाल दिए। मंगोलों ने दिल्ली वासियों को पुरानी दिल्ली तक खदेड़ दिया, जहां उन्होंने एक मस्जिद के अहाते में शरण ली। जस्टिन मरोजी लिखते हैं, कोट तैमूर के 500 सैनिकों और 2 अमीरों ने मस्जिद पर हमला कर वहां शरण लिए हुए एक एक व्यक्ति को मार डाला। उन्होंने उनके काटे हुए सिरों की एक मीनार सी बना दी और उनके कटे हुए शरीर चील और कौवों को खाने के लिए छोड़ दिए। लगातार 3 दिनों तक ये कत्ल-ए-आम चलता रहा। कोट तातार सैनिक दिल्लीवासियों पर इस तरह टूटे जैसे भूखे भेड़ियों का झुंड भेड़ों के समूह पर टूटता है। कोट नतीजा ये रहा कि अपनी धन दौलत, जवाहरातों और इत्र के लिए मशहूर दिल्ली जलते हुए नर्क में बदल गई, जिसके कोने कोने से सड़ रही लाशों की बदबू आ रही थी। तैमूर के सिपहसालार दिल्ली की जनता पर जुल्म ढाकर उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लूटपाट के लिए तैमूर का हुक्म मिला हो या नहीं, लेकिन तैमूर के सैनिक दिल्ली की समृद्धि से हतप्रभ थे। याज़दी का कहना है कि चारों तरफ सोना, चांदी,
जेवर, मोती, कीमती पत्थर, सिक्के और कीमती कपड़े फैले हुए थे। इस सबसे बढ़कर दिल्ली के आम नागरिक थे, जिनसे तैमूर के सैनिक मनमर्जी काम करवा रहे थे। तैमूर के सैनिक जब वापस जाने के लिए दिल्ली से बाहर निकले तो हर सैनिक के पीछे औसतन 150 आम लोग चल रहे थे। तैमूर दिल्ली में सिर्फ 2 हफ्ते रहा। इस बीच उसने स्थानीय शहजादों का आत्मसमर्पण और नजराना स्वीकार किया। दिल्ली के कई हस्तशिल्प कलाकारों को वो उनके हाथों में जंजीर बांधकर अपने साथ समरकंद ले गया। जाने से पहले तैमूर लंग ने खिज़र खां को आज के पंजाब और ऊपरी सिंध का गवर्नर नियुक्त किया। दिल्ली में जानबूझकर उसने कोई शासक नहीं नियुक्त किया। वहां के शासन के लिए बच गए शहजादों के बीच कई सालों तक संघर्ष होता रहा। कुछ समय बाद मल्लू खां सुल्तान शाह भी लौटकर इस संघर्ष में शामिल हो गए। तैमूर की कभी भी शासन करने में दिलचस्पी नहीं थी। राज्यों को जीतने का ही उसे जुनून था। इसके लिए कई इतिहासकारों ने उसकी आलोचना भी की थी। दिल्ली के लूटे हुए खजाने के साथ तैमूर की सेना ने वापस अपने देश का सफर शुरू किया। उनके पास इतना सामान था कि वो एक दिन में सिर्फ 4 मील तक का ही सफर तय कर पा रहे थे। लौटते हुए भी रास्ते में तैमूर को करीब 20 छोटी मोटी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। जहां भी मौका मिला उसने और लूटपाट की। 100 सालों तक दिल्ली उस हमले से नहीं उबर पाई। कश्मीर तक पहुंचते पहुंचते तैमूर के हाथ में एक फोड़ा निकल आया। जब उसने काबुल पार किया तो उसके दोनों हाथों और पैरों में छाले हो गए। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो घोड़े की पीठ पर बैठने लायक भी नहीं रहा। उसने हिंदुकुश के पहाड़ों का सफर एक घोड़े के बछड़े की पीठ पर बैठकर तय किया। ये सारा रास्ता इतना घुमावदार था कि शाही अमले को एक दिन में एक नदी 48 बार पार करनी पड़ी। समरकंद में घुसने से पहले तैमूर ने अपने पिता की कब्र पर अपना सिर झुकाया। उधर समरकंद से 1000 मील दूर दिल्ली खंडहर में बदल गई। भारतीय सुल्तानों की कई पीढ़ियां द्वारा जमा की गई अथाह दौलत कुछ दिनों में ही उनके हाथ से जाती रही। यही नहीं, सल्तनत के अनाज के भंडार और खड़ी हुई फसलें भी बर्बाद हो गईं। दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वहां बच गए लोग भूखमरी से मरने लगे और करीब 2 महीनों तक पक्षियों तक ने दिल्ली का रुख नहीं किया। 4 दिन में सारा शहर खून से रंग गया। तैमूर दिल्ली छोड़कर उज़्बेकिस्तान की तरफ रवाना हो रहा था तो रास्ते में मेरठ के किलेदार इलियास को हराकर तैमूर ने मेरठ में भी तकरीबन 30,000 हिंदुओं को मारा। यह सब करने में उसे महज 3 महीने लगे। इस बीच वह दिल्ली में केवल 15 दिन रहा। हादसे में हुए विकलांग की दास्तान। जन्म के समय उसका नाम तैमूर रखा गया था। तैमूर का मतलब लोहा होता है। आगे चलकर लोग उन्हें फारसी में मजाक मजाक में तैमूर ए लंग, लंगड़ा तैमूर कहने लगे। इस मजाक की शुरुआत भी तब हुई जब युवावस्था में उनके शरीर का दाहिना हिस्सा बुरी तरह घायल हो गया था। इसके बाद यही नाम बिगड़ते बिगड़ते तैमूरलंग हो गया। लेकिन तैमूरलंग के सफर में उनकी शारीरिक विकलांगता आड़े नहीं आई। जबकि वह जमाना ऐसा था जब राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए शारीरिक सौष्ठव भी जरूरी था। युवा तैमूरलंग के बारे में कहा जाता है कि वह महज एक हाथ से तलवार पकड़ सकते थे। ऐसे में ये समझ से बाहर है कि तैमूरलंग ने खुद को हाथ से हाथ की लड़ाई और घुड़सवारी और तीरंदाजी के लायक कैसे बनाया होगा। इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि तैमूरलंग बुरी तरह घायल होने के बाद विकलांग हो गया था। हालांकि इस बात पर अनिश्चितता जरूर है कि उनके साथ क्या हादसा हुआ था। वैसे अनुमान यह है कि यह हादसा 1363 के करीब हुआ था। तब तैमूरलंग भाड़े के मजदूर के तौर पर खुर्शान में पड़ने वाले खानों में काम कर रहे थे। दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में स्थित इस हिस्से को आजकल मौत का रेगिस्तान कहा जाता है।
एक अन्य स्रोत लगभग शत्रुता वाला भाव रखने वाले 15वीं शताब्दी के सीरियाई इतिहासकार इब्ने अरब शाह के मुताबिक एक भेड़ चराने वाले चरवाहा ने भेड़ चुराते हुए तैमूरलंग को अपने तीर से घायल कर दिया था। चरवाहे का एक तीर तैमूर के कंधे पर लगा था और दूसरा तीर कूल्हे पर। सीरियाई इतिहासकार ने तिरस्कारपूर्ण अंदाज में लिखा है, पूरी तरह से घायल होने से तैमूरलंग की गरीबी बढ़ गई, उसकी दुष्टता भी बढ़ी और रोष भी बढ़ता गया। स्पेनिश राजदूत क्लेविजो ने 1404 में समरकंद का दौरा किया था। उन्होंने लिखा है कि सिस्तान के घुड़सवारों का सामना करते हुए तैमूरलंग घायल हुए थे। उनके मुताबिक दुश्मनों ने तैमूरलंग को घोड़े से गिरा दिया और उनके दाहिने पैर को जख्मी कर दिया। इसके चलते वह जीवन भर लंगड़ाते रहे। बाद में उनका दाहिना हाथ भी जख्मी हो गया। उन्होंने अपने हाथ की 2 उंगलियां गंवाई थी। सोवियत पुरातत्वविदों का एक दल, जिसका नेतृत्व मिखाइल गेरासिमोव कर रहे थे, ने 1941 में समरकंद स्थित तैमूरलंग के खूबसूरत मकबरे को खुदवाया था और पाया कि वे लंगड़े थे, लेकिन 5 फुट 7 इंच का उनका शरीर कसा हुआ था। उनका दाहिना पैर, जहां जांघ की हड्डी और घुटने मिलते हैं, वह जख्मी था। इसके चलते उनका दाहिना पैर बाएं पैर के मुकाबले छोटा था। यही वजह है कि उनका नाम लंगड़ा तैमूर पड़ गया था।